Hello students, how are you? This is Vivek Misra, your economics teacher, and we are reading our second chapter of economics, class 12th. The chapter is 5-year plans in India, goals and achievements. तो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में इस चैप्टर के आगे के 3-4 पॉइंट देख लिए। वहाँ पे हमने देखा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया को एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी डेवलप करने के लिए। वहाँ पे हमने देखा कि इकोनॉमीज़ कितने टाइप की होती हैं, कौन सी इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर ज़्यादा वर्क करता है। उसके बाद हमने देखा उन इकोनॉमीज़ की मेन मेरिट्स क्या हैं और मेन डिमेरिट्स क्या हैं। उसके बाद हमने 5-year प्लान्स के बारे में देखा, मतलब इंडियन इकोनॉमी में जो प्लानिंग कमीशन था उन्होंने कितने टाइप के प्लान सेटअप किए। तो हमने बताया था कल कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लान, फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म पीरियड एंड सेकेंड वन इज शॉर्ट टर्म पीरियड। तो वहाँ पे हमने इतना चीज़ कवर कर लिया था। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारी जो टोटल प्लानिंग कमीशन है या 5-year प्लान है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस टू 1991 एंड सेकेंड पार्ट है आफ्टर 1991 टू करेंट टाइम। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो 1991 से पहले और आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके मेन फीचर्स क्या थे। 1991 के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए, लेकिन 1991 से पहले देखना है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो किस सेक्टर में ज़्यादा डिपेंडेंट थी। यहाँ पे हमको टोटल 5 फीचर दिख रहे हैं। फर्स्ट फीचर है हमारा हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम एक तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज फ्रॉम 1950 to 1991 and second is from 1991 to 2020 करंट टाइम बिल्कुल ले लेते हैं। तो इसे कहते हैं प्री पीरियड ऑफ प्लानिंग कमीशन, इसे कहते हैं पोस्ट पीरियड। ठीक, 1991 से पहले और 1991 से बाद। ठीक है, ये है हमारा प्री पीरियड टू ये है 1991। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1991 से पहले इंडिया की जो प्लानिंग कमीशन थी उसके मेन फीचर्स क्या थे। हमारा पहला फीचर है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। रिलायंस मीन्स बिलीव। तो कहने का मतलब है कि जो प्लानिंग कमीशन थी उसका पब्लिक सेक्टर में कुछ ज़्यादा ही भरोसा था। पब्लिक सेक्टर मीन्स द सेक्टर वेयर गवर्नमेंट टेक द चार्ज ऑफ द प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, मतलब यहाँ पे सारे के सारे वर्क कौन करती है? गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको एक तरीके से हम गवर्नमेंट सेक्टर भी बोल सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट वर्क करेगी तो मेन जो उसका मोटिव होगा वो होगा सोशल वेलफेयर। ओके स्टूडेंट्स, सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, एक डाटा हम आपको शो कर रहे हैं कि उस टाइम पे 1956 में जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी वो 17 इंडस्ट्रीज थी। मतलब देयर आर 17 इंडस्ट्रीज विच आर वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर एंड देयर आर 12 इंडस्ट्रीज विच आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भरोसा था इकोनॉमिक पॉलिसी का वो किसमें था? पब्लिक सेक्टर में था। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज इंडस्ट्रीज किस में वर्क कर रही थी? पब्लिक सेक्टर में। तो यहीं से उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, जाहिर सी बात है, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें वर्क कर रहे हैं। आगे चल के उनको पता चला आफ्टर 1991 कि पब्लिक सेक्टर में हालांकि
जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कल मैंने बताया था वो तो मेंटेन रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा जो रिच सेक्शन से आता है वो छूट जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पुअर सेक्शन के लिए वर्क करती है। इट मीन्स कि सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करती है। तो यहाँ पे इसका पहला फीचर क्लियर है आप लोगों को, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। ओके, हमारा जो सेकेंड फीचर है वो देख ले सकते हैं हम, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मीन्स ये जहाँ पे मार्केट वर्क करना शुरू कर दे, मतलब प्रोड्यूसर खुद से अपना इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट कर दे और इस पे इसके डेवलपमेंट पे क्या लगाई गई, रेगुलेशंस। इट मीन्स कंट्रोल। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर लगाई गई इन द फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से शो करते हैं, तो ये हमारा डाटा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948। ओके, इसके थ्रू हम आपको बता सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री डेवलप करनी हो तो आपके पास रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। ओके, विदाउट लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन यू कैन नॉट ओपन योर इंडस्ट्री इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। वो निश्चित रूप से अवैध मानी जाएगी और उस पर फिर लीगल कार्रवाई की जा सकती है बाय गवर्नमेंट। तो ये प्रॉब्लम थी उस टाइम पे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भरोसा पब्लिक सेक्टर में था और प्राइवेट सेक्टर में आप अपनी इंडस्ट्रीज खोलने के लिए बिल्कुल फ्री नहीं थे। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन प्लस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी और गवर्नमेंट ये बहुत मुश्किल से प्रोवाइड करती थी। तीसरा हमारा जो फीचर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, उसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया फ्रॉम 1991, नो प्री 1991 से पहले और आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उन पे बहुत स्पेशल वर्क किया गया, उनको बढ़ावा देने की कोशिश की गई। ठीक है, ये हमारा तीसरा फीचर है और इसको हम देख सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सारे डिपार्टमेंट ओपन किए गए। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे ओपन किए गए जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लो इंटरेस्ट रेट पे लोन पे करते थे। वो हमारा क्या होता था, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका वर्क क्या था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वेयर डेवलप्ड टू केयर टेकर ऑफ नीड्स ऑफ एसएसआई मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था इसका डेवलपमेंट केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की नीड्स को फुलफिल करने के लिए या उसके केयर टेकर के रूप में हुआ। ठीक है, कैटर मतलब उसकी देखभाल करने के लिए कि इनको किसी भी तरीके से फाइनेंशियल रूप से वो ना मिले। ठीक है, सेकंड, सेवरल बोर्ड्स वेयर एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, कुछ हैंडलूम बोर्ड वगैरह इस्टेब्लिश किए गए जिनका स्पेशल वर्क ही था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को प्रमोट करना, बढ़ावा देना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को। ठीक है, उसके लिए पब्लिक सेक्टर ने, गवर्नमेंट सेक्टर ने स्पेशल वर्क किया, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स थे वो आसानी से डोमेस्टिक लेवल पे इंडियन इकोनॉमी में बनाए जा सकते थे और उनका मानना ये था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने यहाँ के प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे तो उन प्रोडक्ट्स से हमको लो रेट पे भी मिल जाएंगे और उससे अपनी इकोनॉमी का ही फ़ायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आउटपुट बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमी या इनकम, हमारे देश की इनकम बढ़ेगी और उससे हमारा देश विकास करेगा। तो ऐसा कुछ सोचना था उनका प्री 1991। इसको आप याद रखते हुए चलेगा कि अब की बात नहीं चल रही है, ये 1991 से पहले की बात चल रही है कि उस टाइम पे जो प्लानिंग कमीशन था उसका मेन मोटिव क्या था, उसके मेन फीचर्स क्या थे। तो 3 फीचर्स हमने देख लिए। चौथा हमारा फीचर है डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हैवी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ भी, हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल जीरो लेवल पे नहीं हुआ, ही नहीं हुआ, अगर हैवी इंडस्ट्रीज का
जो डेवलपमेंट था अगर वो हुआ भी तो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस के बेसिस पे। इट मीन्स कि जैसे ऐसी चीज़ें जो कि हमारी बेसिक नीड्स को, बेसिक रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करती हों, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया। और ऐसे कंपनी, जैसे इंडस्ट्री जो इंटरमीडिएट गुड्स बनाती थी, कैपिटल गुड्स बनाती थी, उनको ज़्यादा प्रमोट किया गया। ओके, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, दीज इंडस्ट्रीज वेयर टू बी डेवलप्ड ऑन प्रायोरिटी बेसिस लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। उस टाइम पे ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हम लोगों की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की इंडस्ट्रीज ओपन की गई। हमारा यहाँ पे 5th फीचर है फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। 1991 से पहले इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स एक बड़े फैक्टर्स थे, बड़े डिटरमिनेंट्स थे टू प्रमोट आवर प्लानिंग। ठीक, तो ये मेन फीचर्स हमारा है कि फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होता था वो कैपिटल गुड्स पे होता था। लोगों का मानना ये था कि कैपिटल गुड्स आगे के प्रोडक्शन में वर्क करेंगे, तो इन पे अगर हम इन्वेस्ट करें तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं अपनी आउटपुट को इंक्रीज करने में। और अगर टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप की तो अच्छे कैपिटल गुड्स मिलेंगे मार्केट में, और उनमें इन्वेस्ट करना इट्स बेटर प्लानिंग। ठीक है, उन्होंने हल की जगह पे ट्रैक्टर का यूज़ किया, बिकॉज ट्रैक्टर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा खेत को कंफर्टेबल कर सकता है फॉर द स्पेशल क्रॉप्स रीजन, या खेती के लिए जो उपयुक्त भूमि है। ठीक, तो इस तरीके से उन्हें कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर समझा। और सेकंड हमारा है कि हाई इंटरेस्ट रेट वेयर ऑफर्ड टू प्रमोट सेविंग्स, मतलब सेविंग्स को भी प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारी प्लानिंग की गई। तो ये मेन 5 फीचर्स थे। इसके बाद हम अपना 6th, 7th और 8th फीचर देखेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम आपको अगले फीचर्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स हमारा अगला फीचर है प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो जो डोमेस्टिक गुड्स थे, फॉरेन गुड्स से उनका प्रोटेक्शन करना, ये मेन फीचर था इकोनॉमिक पॉलिसी का। तो अब इसको किस तरीके से वो प्रोटेक्ट करते, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर फॉरेन गुड्स पे जो ड्यूटीज़ हैं, हैवी ड्यूटीज़ हैं, मतलब एक तरीके से उनके जो टैक्सेस हैं वो बढ़ा दिए जाएं, तो मार्केट में उनके रेट बढ़ जाएंगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब मार्केट में जिस भी गुड की प्राइस काफ़ी हाई हो जाती है, उसकी डिमांड धीरे धीरे कम ही हो जाती है। तो एक तरीके से फॉरेन कंपटीशन में, मतलब फॉरेन गुड्स से जब प्रोटेक्शन की बात आई, तो उन्होंने क्या किया कि फॉरेन गुड्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, मतलब उन पर टैक्सेस बढ़ा दिए। और अगर ड्यूटीज़ बढ़ गई तो मार्केट में उनके प्राइसेस ज़्यादा हो गए, और प्राइस बढ़ गई तो उनकी डिमांड अपने आप धीरे धीरे कम होती गई, और डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड उसके अकॉर्डिंग बढ़ने लगी। दूसरा, उन्होंने एक काम और कर दिया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। मतलब अगर तुम सामान लेना भी चाहो तो एक क्वांटिटी तक ले सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ले सकते हो। उन्होंने एक टाइप की क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी, कंट्रोल कर लिया कि तुम इससे इतने मात्रा से ज़्यादा सामान फॉरेन से नहीं परचेज कर सकते। हमारा अगला जो फीचर है वो है फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और अब बात आती है कि जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट मतलब आप समझ रहे होंगे, फॉरेन कंट्री से कोई भी सामान मंगाना और उसके बदले उनको करेंसी में पे करना। ठीक है, तो अब कम से कम अगर कोई कंट्री इंपोर्ट करता है तो उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होगी वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी। तो प्लानिंग कमीशन का मेन फीचर था कि जो इंपोर्ट है उसका सब्स्टिट्यूशन गुड्स तैयार करो और उसको बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। इट मीन्स कि जो फॉरेन गुड्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट इंडिया में है, ठीक है, ऐसे गुड्स, फॉरेन गुड्स जिनकी रिक्वायरमेंट इंडिया में है, उनको हमको मजबूरन फॉरेन से मंगाना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन एजेंडा ये था कि उन फॉरेन गुड्स का सब्स्टिट्यूट गुड्स तैयार किया जाए डोमेस्टिक लेवल पे। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट ना करने की बजाय हमको अपने यहाँ पे ही डोमेस्टिक गुड्स मिल जाते थे। सब्स्टिट्यूट गुड्स आपको याद होगा, हमने माइक्रो इकोनॉमी में पढ़ा है कि ऐसे गुड्स जो कि एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लाइक चाय एंड कॉफ़ी। अगला हमारा है रिस्ट्रिक्शंस
ऑन फॉरेन कैपिटल, ठीक है। जो फॉरेन कैपिटल थी उस पर भी तमाम तरीके की रिस्ट्रिक्शंस मतलब कंट्रोलिंग लगाई गई। इट मीन्स कि अगर आपको डायरेक्ट फॉरेन से लोन लेना है तो आप ऐसे लोन नहीं ले सकते हो। उसके लिए गवर्नमेंट ने या प्लानिंग कमीशन ने कुछ योजना तैयार की कि अगर हम अदर कंट्रीज से थोड़ा स्लो रेट पे वो देंगे तो हमारे यहाँ से लोन ज़्यादा लेंगे। वो अपनी कंट्री के लोग अपनी कंट्री में लोन ज़्यादा से ज़्यादा कब लेंगे, जब उनको अदर कंट्री के अकॉर्डिंग अपनी कंट्री में सस्ता मिल रहा होगा। अगर इंडिया और अमेरिका, सपोज दैट इंडिया को लोन देता है इंडियंस को और अमेरिका दोनों देते हैं, तो प्लानिंग कमीशन ने क्या किया कि जो ये अमेरिकन बैंक्स थे, जो अमेरिका के बैंक लोन दे रहे थे, डायरेक्ट अमेरिका से लोन लिया जा रहा था, उस पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, ठीक है, टैक्सेस बढ़ा दिए, तो इनके रेट हाई हो गए। अब मजबूरन कहें या एक तरीके से डेवलपमेंट के लिए कहें, इनको जो इंडियन फार्मर्स थे या वर्कर्स थे या मर्चेंट्स थे या बिजनेसमैन थे, उनको इंडिया से ही लोन लेना पड़ा। तो एक रेगुलेशन एक्ट पारित हुआ था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, FERA, फेरा बोलते हैं इसे। इसके थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज कंट्रोल्ड, ठीक है। और दूसरा इंटरेस्ट रेट फ्रॉम अब्रॉड लोन। इट मीन्स कि अभी मैंने जो बताया कि अब्रॉड से अगर आपको लोन लेना है तो उनके जो इंटरेस्ट रेट थे वो बढ़ा दिए गए, ठीक है। तो रेट जो है वो इनको महंगे दामों में मिलने लगे, मतलब लोन ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलने लगे, जिसके थ्रू इंडियन सिटीजन्स को इंडिया की बैंक से लोन लेना ज़्यादा बेहतर लगा। और अगला सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। यहाँ पे क्या किया गया, प्लानिंग कमीशन ने एक अपना नया फीचर तैयार किया कि जो स्टेट लेवल का डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको अलग अलग स्टेट में ना बांट करके एज अ होल के रूप में देखा गया और कंट्री में उसको सेंट्रलाइज कर लिया गया। कहने का मतलब जो स्टेट ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और जिस वे में ज़्यादा पिछड़ा हुआ है उनको उस वे में आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। तो इस तरीके से हमारे इतने सारे फीचर्स जो प्री 1991 आफ्टर इंडिपेंडेंस टू प्री 1991 इतने सारे फीचर्स इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू हमने बताया आपको, ठीक है। अब आगे की जो 1991 के बाद की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्री 1991 की पॉलिसी थी ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर के 7th 5 ईयर प्लान्स तक चली, ठीक है। इसने काफ़ी कुछ कंट्रोल किया, बट एक लेवल पे कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी इंडिया में बरकरार रही। आगे हम आपको इसकी सक्सेस और फेल्योर के बारे में बताएंगे कि इंडियन जो प्लानिंग कमीशन था वो 1991 तक कितना उसने सक्सेस अचीव किया और कितना फेल्योर उसने गेन किया। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।